हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। बच्चों, मैं अभिषेक सर। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के त्रिकोणमिति को लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि उनका एग्ज़ाम आ गया है, तो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में हम तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को कुछ समस्या त्रिकोणमिति में लेकर के है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको ग्राउंड से शुरू करके बच्चों को परीक्षा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि उनका सेशन जो है कम समय में और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूं। और ये हमारा 10 के जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है, ताकि वो एग्ज़ाम में बच्चे हतोत्साहित होते हैं तो उनकी हतोत्साहत को हम एक मोटिवेशन में चेंज कर देंगे। आइए देखते हैं, बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा आज का सेशन है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है। त्रिकोण का मतलब तीन कोणों से बनी हुई संरचना। तो तीन कोणों से बनी हुई संरचना हमारी त्रिभुज होती है। तो क्योंकि त्रिभुज की परिभाषा हम जानते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती हैं। ये सब चर्चा अन्य वीडियो में हो चुकी है। तो इसका मतलब तीन कोणों के माध्यम से किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, कोणों के माध्यम से किसी त्रिभुज की भुजाओं की माप ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम लोग परिभाषा के ऊपर ज़्यादा डीप नहीं चलते हैं, सीधे विषय वस्तु की तरफ चलते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में बच्चों, त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज पर लगती है। समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या होता है। ऐसा कोण जिसका एक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज कोई है ABC, जिसमें इसका कोण B समकोण है, बाकी शेष दो कोण बचेंगे वो न्यून कोण होंगे। कैसे? हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब ये अकेला कोण 90 अंश का हो गया तो बाकी ये और ये दोनों कोण मिला के 90 अंश के होंगे। तो जब दोनों मिला के 90 अंश के होंगे तो ये दोनों हमेशा 90 से छोटे रहेंगे, यानी ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो इसमें से किसी एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं। हम थीटा मान के हल करते हैं। अगर हम इसको न्यून कोण मान लेते हैं, वैसे तो दोनों न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है। यदि हम एक को न्यून कोण मान के चलते हैं तो हम पहले इसमें जान लेते हैं क्या क्या होता है। ये हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने की जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। और यदि हम ए को न्यून कोण माने हैं तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा जो होती है इसे हम लंब कहते हैं। और इस कोण की जो संलग्न भुजा बचती है तो कर्ण हो ही गया, तो संलग्न भुजा जो बच गई इसे हम आधार कहते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, क्योंकि कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज हम कैसे भी बना लें तो उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी हमेशा वो कर्ण होगी। लंब और आधार बदलते रहते हैं, वो न्यून कोण के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको न्यून कोण ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा, अगर हमारा समकोण हो गया, मान लीजिए हमारा ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसके सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होगी। समकोण की सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होगी, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है। क्योंकि हम कुछ प्रमेय पढ़ चुके हैं त्रिभुज वाले सेशन में, किसी त्रिभुज की सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो त्रिभुज में जो भुजाएं जिस माप की रहेंगी उसी अनुपात में उनके कोण भी होंगे। यदि ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का कोण भी सबसे बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये कोण 90 अंश का है, तो इस त्रिभुज सबसे बड़ा कोण 90 अंश है, तो ये भुजा सबसे बड़ी होगी और बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यदि हम C को न्यून कोण मानते हैं, यानी थीटा या न्यून कोण मान लेते हैं, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी और इसकी जो संलग्न भुजा बच जाती है ये कर्ण हो गई, ये लंब। इस कोण की संलग्न भुजा कर्ण और ये वाली, ये संलग्न भुजा इसमें कर्ण है और ये वाली भुजा है, तो कर्ण तो पहले से पता है। जो तीसरी भुजा बच जाती है ये हमारी आधार हो जाती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सी आधार होगी, कौन सी कर्ण होगी, कौन सी भुजा लंब होगी। बस एक ही फंडा है कि जो सबसे बड़ा कोण है, यानी जो समकोण जहाँ पे होगा उसके सामने जो भी भुजा होगी वो हमेशा कर्ण होगी। बाकी बचती है दो भुजाएं।
अगर हम इसको न्यून कोण मानते हैं, शीर्ष ए को न्यून कोण मानते हैं, शीर्ष ए पे जो कोण बन रहा है इसे न्यून कोण मानेंगे, तो इसके सामने जो भी भुजा होगी उसे आंख मूंद के हम लंब मान लेंगे, बाकी जो तीसरी भुजा बच जाती है उसे आधार मान लेंगे। ठीक है, हम चित्र को थोड़ा बदल दिए हैं। अब यहाँ पे हम 90 अंश यहाँ ले लिए हैं, तो इस ये हमारा समकोण है, तो समकोण के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी। अगर इसे हम न्यून कोण लेते हैं तो इसके सामने भुजा ये हमेशा लंब रहेगी, तीसरी भुजा बचती है वो आधार हो जाएगी। एक चित्र और ले लेते हैं ताकि किसी भी तरफ से आपको कोई समस्या न रह जाए। जैसे कभी कभी चित्र इस तरह से हो जाता है, मान लीजिए हमारा ABC हो और ये हमारा समकोण हो और ये हमारा यहाँ पे न्यून कोण ले लिया गया हो, तो हमें पता है कि इसके सामने की ये भुजा है तो ये हमारी कर्ण होगी। ठीक, अब इसको न्यून कोण लिया गया है तो इसके सामने की भुजा ये जो होगी ये लंब होगी, और जो तीसरी भुजा बच जाती है क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आशा करते हैं कि लंब, कर्ण और आधार में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, और जो तीसरी बचेगी यानी संलग्न भुजा जो बचेगी वो हमारी आधार होगी। उसी तरह से इसमें हम न्यून कोण लिए हैं जिसके सामने की भुजा लंब होगी और जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार होगी। सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा यानी समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और जो तीसरी भुजा संलग्न भुजा बचती है वो आधार होती है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार बदलते रहते हैं। कर्ण इसलिए नहीं बदलता है कि क्योंकि वो हमेशा समकोण के सामने ही रहेगा। न्यून कोण इसलिए, लंब आधार इसलिए बदलेंगे। अगर हम अभी देखिए इस चित्र में, अगर इसको हम न्यून कोण लिए हैं तो लंब हमारा ये है। अगर हम इसको न्यून कोण ना लेते हैं, अगर न्यून कोण सी को मान लेते हैं तो हमारा लंब चेंज हो जाएगा, तब हमारा ये हमारा लंब हो जाएगा। उस कंडीशन में ये हमारा लंब हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा न्यून कोण पे निर्भर करता है लंब और आधार, और कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से, तब तक फिर आगे चलते हैं। तो लंब, कर्ण और आधार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ, त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। ये क्या होता है, जिसे हम कोसाइन, साइन, कोसाइन और टेंजेंट जो कहते हैं वही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो सीधे सीधे वो सब आप लोग जानते हैं। हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें साथ साथ कौन चलते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए साइन के साथ हमेशा साइन का विपरीत कोसेक होता है, कॉस का विपरीत सेक होता है, और टैन का विपरीत कॉट होता है। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये हमारा त्रिकोणमितीय 6 अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसमें हम चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। ये कोण हो गया, जीरो अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यही तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी सारे मान इसी से मिल जाएंगे। यानी ये हमारा थीटा हो गया, थीटा इस तरफ चलेगा और त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरफ चलेगा। इसे अनुपात कर देते हैं। ये इस तरफ चलेगा। ठीक है,
तो हम इसको नंबरिंग देते हैं। ये पहले है 0 नंबर पे, 0 है 0 नंबर, 1 दूसरे नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। प्रयास ये रहेगा कि आपको गणित इस तरह समझाई जाए या आपको रटने की जरूरत ना पड़े, समझ के साथ गणित विकसित हो। और गणित कभी रटी नहीं जाती है, समझी जाती है। तो हमने नंबर दे दिया, 0 था 0, फिर 1 2 3 4, 4 तक नंबर दे दिया। आखिरी संख्या हमारी 4 है, सब में 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है। अब जो अगर कटने लायक हो काट देंगे, तो हम 0 से 4 में भाग देंगे, कितना आएगा? 0 से 4 में भाग देंगे 0 आएगा। 1 से 4 में भाग देंगे 1/4 ही आएगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आएगा। इसमें भाग नहीं जाएगी, ये भाग जाएगी, 1 आ जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं किया गया है भाग देने पर, यानी ये हमें जो प्राप्त हुआ है भाग देने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसको भाग दिया गया तो ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, ये भाग देने पे हुआ है, अब हम वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे भाग दिया गया है, अब यहीं से आगे हम वर्गमूल लेंगे। ठीक है, जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन। अब त्रिकोणमितीय अनुपात से लेना शुरू करते हैं। थीटा यानी साइन, आगे हम इधर जाएंगे तो कोण हो जाएगा, थीटा का मान 0, यानी साइन 0 का मान। वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। ठीक है। 1/4 का वर्गमूल, 1/4 के वर्गमूल का मतलब होता है करड़ी में 1/4। तो इससे आप लोगों को पता है ये करड़ी में हो जाएगा 1/2 गुणे 2। वर्गमूल लेने को पता है कि जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बन गया, यानी ये आ गया 1/2। तो इतनी सारी प्रक्रिया किए बिना हम सीधे, ये समझ में आ गया होगा आपको, इसका वर्गमूल लेने पे सीधे आ जाएगा 1/2, तो हम इसका मान हो जाएगा 1/2। वही काम यहाँ करेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो 1/2। तो चूंकि 1 को हम कितनी बार गुणा कर दे 1 ही आता है, तो 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। और करड़ी में 2 अंदर रह जाए, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए इसका मान आ जाएगा हमारा 1/करड़ी में 2। ठीक, क्योंकि 1 का गुणा हम कितनी बार भी करते हैं वो हमेशा हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए 1 हमेशा कड़ी से बाहर आ जाएगा। अब इसका भी वर्गमूल लेंगे तो यानी इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा 3/4। जो इसको करेंगे तो 3 का तो वर्गमूल होगा नहीं, लेकिन 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुणनखंड नहीं होगा, 3 अभाज्य संख्या है। तो कड़ी के अंदर 3 रह जाएगा और 2 का जोड़ा बन गया, यानी 2 बाहर आ गया। इस तरह बन जाएगा हमारा, यानी इसका मान आया करड़ी में 3/2। और 1 का वर्गमूल पता है, जब 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यानी बच्चों, यदि साइन का मान निकालते हैं तो साइन थीटा ही लिया गया है, थीटा अगर इधर जाएगा तो यानी थीटा 0 होगा, यानी साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/करड़ी में 2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, एकदम इसी का उल्टा हमारा कॉस का होता है। साइन का उल्टा यहाँ पे कॉस का मान हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये नहीं कि इसका मान बदल जाएगा, साइन का इधर से गया है तो कास का उधर से आ जाएगा। जब कास का निकालेंगे कास थीटा बराबर, तो इसका, इसको उल्टे लिख लेंगे, ये वाला मान यहाँ हो जाए, यानी कास 0 का मान 1, कास 30 का मान इधर वाला, करड़ी 3/2, 45 पे 45 ही रहेगा, यानी 1/करड़ी में 2। और इसका मान जब यहाँ लिखेंगे तो इसका मान यहाँ लिखा जाएगा, साइन 30 का मान 1/2, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम tan का मान निकालेंगे। जब हम tan का मान निकालेंगे, tan थीटा tan बराबर क्या होता है, चूंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा।
तो tan tan अगर 30 अंश का मान निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा tan 0 अंश बराबर sin 0 बटे cos 0। sin 0 का मान कितना है 0, cos 0 का मान 1 है, यानी 0/1। तो 0/1 यानी 0 से जब 0 में जब 1 से भाग देंगे तो 0 बार ही जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह से जब हम 30 अंश का मान निकालेंगे तो यहाँ हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा। यानी अगर tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो tan 30 बराबर sin 30 बटे cos 30 हो जाएगा। ठीक, तो sin 30 का मान कितना है, sin 30 अंश का मान 1/2, cos 30 का मान कड़ी 3/2, यानी 1/2 बटे कड़ी में 3/2। ठीक है, जब इसमें भाग देंगे तो 1/2 गुणे हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए बटे के रूप में लिखा गया है तो यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में 3/2, यानी 1/2 भागे 3/2, तो वही ऐसे लिख दिया गया 1/2 भागे 3/2। और हमें पता है कि जब भिन्न भाग के रूप में होती हैं तो गुणा होने पर ये उल्टी हो जाती हैं, ऐसे 2 से कट गया, यानी आ गया 1/3 में 3, यानी tan 30 का मान आ जाएगा 1/3 में 3। ठीक है, इसी तरह से हम किसका मान निकालेंगे, tan 45 का मान निकालेंगे। चलिए, tan 45 का जब मान निकालेंगे तो sin 45 बटे cos 45। तो sin 45 का मान कितना होता है बच्चों, टेबल में लिस्ट में दिखाई दे रहा है। sin 45 का मान जो हमारा 1/2 और cos 45 का मान कितना है 1/2। मान यहाँ रखेंगे 1/2 भागे 1/2। तो देख रहे हैं 1/2 से 1/2 से भाग दिया गया है, यानी एक कम, यानी 1/1 का मतलब कितना हो जाएगा 1, यानी इसका मान आ जाएगा, यानी tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, इसी तरह से tan 60 का मान निकालेंगे। जब tan का 60 का मान निकालेंगे तो यहाँ सारे कोण कितने अंश के हो जाएंगे 60 अंश के। tan 60 का मान रखते हैं, tan 60 बराबर हो जाएगा sin 60 बटे cos 60। तो sin 60 का मान देख लेते हैं कितना है, कड़ी 3/2 और cos 60 का मान 1/2, यानी कड़ी में 3/2 भागे 1/2, यानी ये हो जाएगा कड़ी 3/2 भागे 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगा कड़ी में 3/2 भाग है, गुणा होगा तो ये 2/1 आ जाएगा, 2 से कट गया, यानी कड़ी में 3/1 का मतलब क्या हो जाएगा कड़ी में 3, यानी इसका मान होता है कड़ी में 3। ठीक है, आगे चलेंगे, सीधे सीधे जान लीजिए कि 0 से 1 में भाग दिया गया है, 1/2 से इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, क्योंकि sin बटे cos हो जाएगा, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 में 0 से भाग देने पे भाग कभी नहीं जाती है, भाग कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें tan का मान निकालने आ गया सूत्र के माध्यम से, या फिर चित्र के माध्यम से भी त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं। sin cos का मान पता है, अब इसी के साथ तुरंत हम cot का मान निकालेंगे। cot थीटा का मान निकालेंगे तो ये भी इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी जो उसका 90 का है इसका 0 का हो जाएगा, जो इसका 60 का है इसका 30 का हो जाएगा, और ये 45 वाला बराबर ही रहेगा, और उसके बाद जो इसका 30 का इसका 60 का हो जाएगा, और इसका जो 0 का है इसका 90 का हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम निकालेंगे sin cos tan cot sec का निकालेंगे, ठीक ना, sec थीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद आखिरी में cosec थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, sec थीटा क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, बताया गया था ना, उल्टा होता है, sec का उल्टा cos होता है, sin का उल्टा cosec होता है। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि हमें sec 0 अंश का मान निकालना है, तो हो जाएगा sec 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश।
1 बटे cos 0 का मान कितना है बच्चों? cos 0 का मान है 1, तो 1 बटे 1 यानी 1 से 1 भाग दे देंगे 1 आएगा, इसका मान आ गया 1। फिर हमें sec 30 का मान निकालना है, तो sec 30 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ मान रखेंगे sec 30, तो यहाँ भी हो जाएगा cos 1 बटे cos 30। तो cos 30 का मान कितना है? cos 30 का मान कड़ी 3 बटे 2 है, यानी 1 पहले से है बटे कड़ी में 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा 1 में भाग दिया गया है कड़ी में 3 बटे 2 से, इसको बटे कर सकते हैं, तो यानी ये आ जाएगा 1 बटे 1 गुणे 2 बटे कड़ी में 3, यानी हो जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बटे कड़ी में 3। आगे चलते हैं, ऐसा ही सब में होगा। sec 60 का मान निकालेंगे तो sec 60 बराबर 1 बटे cos 60 हो जाएगा। cos 60 का 45 निकालना है ना, हाँ 45 निकालना है, 45, तो यहाँ भी 45 आ जाएगा। तो 45 का मान 1 बटे कड़ी में 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 2, यानी 1 भागे 1 बटे कड़ी में 2, यानी 1 बटे 1, यानी इसको 1 कर लेंगे, ये गुणा हो जाएगा कड़ी में 2 बटे 1, यानी कड़ी में 2 बटे 1 का मतलब कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 60 का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे आप लोग लगाइएगा अपने मन से कई बार, जो आप लोग कई बार लगाएंगे, अभी 10-12 दिन का समय है आप लोगों के पास, आप लोग कई बार लगाएंगे तो आप लोगों को सारे मान अपने आप मुझबानी याद हो जाएंगे। अब हमें sec 60 का मान निकालना है, तो sec 60 बराबर cos 60 1 बटे cos 60, और cos 60 का मान है हमारा 1 बटे 2, यानी 1 बटे 2, यानी आ गया 1 भागे 1 बटे 2, इसको बटे 1 कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 बटे 1 गुणे 2 बटे 1, यानी यहाँ से मिल जाएगा 2 एकम 2 बटे 1, यानी इसको हम ले सकते हैं 2, इसका मान आ गया 2। ठीक है, अब सीधे सीधे समझाएं आपको, तो देखिए एक चीज आपको, cos का मान 1 था तो 1 बटे 1 हो गया, ये 3 बटे कड़ी 3 बटे 2 था, ये 2 बटे कड़ी 3, इसका उल्टा हो गया, 1 बटे कड़ी 2 था, कड़ी 2 बटे 1 हो गया, 1 बटे 2 था तो 2 बटे 1 यानी 2 हो गया। ठीक है, अब आखिरी बचा है sec 90 का मान, तो 1 बटे 0 हो जाएगा, 1 बटे इसका मान है 0, तो 1 में 0 से भाग देंगे तो हमें पता है क्या मिलता है? अपरिभाषित, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अपरिभाषित। ठीक ना, इसी तरह से हमारा कोसेक का निकालना है, तो चाहे तो हम कोसेक का फार्मूला लिख लें कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा करके निकालें, या सीधे जो कोसेक का मान आएगा इधर से लिख लेते हैं, सीधे सीधे आसान विधि का प्रयोग करते हैं। कोसेक थीटा बराबर 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, इसका मान हो जाएगा इसका मान, 60 का मान 45 का मान यही रहेगा, ये इसके 60 का मान हो जाएगा, और ये वाला जो बचा 1, इसके 90 का मान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोण थीटा लिखना है, ये हमारे थीटा का मान है, ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हम नंबरिंग दे देंगे 0 से लेकर के, 0 है 0 से लेकर के दे देंगे 4 नंबर तक आए, जो आखिरी नंबर 4 है प्रत्येक में 4 से भाग दे दिए हैं। भाग देने के बाद हमारा आया है 0, क्योंकि 4 से 0 भाग देंगे 0 बार जाएगा, 1 बटे 4 का वही रहेगा, 2 बटे 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2 हो गया, ये वही रहेगा, 4 से 4 कटा 1 आया। अब ये जो सभी इनका वर्गमूल लेंगे, 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1 बटे 4 का वर्गमूल 1 बटे 2 हो जाएगा, 1 बटे 2 का वर्गमूल 1 बटे कड़ी में 2 हो जाएगा, 3 बटे 4 का वर्गमूल कड़ी 3 बटे 2 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस का निकालने के लिए उल्टा कर देते हैं, इधर 0 1 बटे 2, 1 बटे कड़ी 2, कड़ी 3 बटे 2, 1 है, इधर से निकलेंगे 1, फिर ये वाला और उसके बाद ये वाला। टाइम का निकालने के लिए साइन बटे कॉस होता है, 0 बटे 1 0 हो गया, 1 बटे 2 भागे कड़ी 3 बटे 2 भाग दिए, हमारा आ गया 1 बटे कड़ी 3, 1 बटे कड़ी 2 भागे 1 बटे कड़ी 2 1 आ गया, कड़ी 3 बटे 2 भागे 1 बटे 2 किए, कड़ी 2 आ गया, 1 में 0 से भाग दिए तो अपरिभाषित हो गया। अब कॉट का मान निकालेंगे तो वही काम करेंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला यहीं पे, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला मान यहाँ पे। ठीक है,
सेक का निकालेंगे। सेक के लिए हमें पता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो हम मान निकालेंगे 1 करके निकालेंगे। 1/1 हो जाएगा तो 1 आएगा। 1/1 कड़ी में 3/2 हो जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ये कड़ी में 2/1 हो जाएगा, 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब अपरिभाषित हो जाता है। अब कोसेक का मान निकालेंगे तो उधर से लिखना शुरू करेंगे। ये वाला मान यहाँ आएगा, ये वाला मान यहाँ आएगा, ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। इस तरह से हमारे त्रिकोणमिति अनुपात 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के ज्ञात किए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आगे मिलते हैं, इससे आगे के सेशन के लिए। ठीक है।